युवा अब सही और गलत में फ़र्क समझ रहा। पहले युवा में कुछ कमियां दिखती रही, लेकिन अब युवा बहुत तेज़ी से समझ रहे हैं। मंदिर जाते हैं लोग, रील्स बनाने जाते हैं, स्नैप बनाने जाते हैं, वीडियो बनाने जाते हैं। कभी शिक्षा पे जीएसटी नहीं लगा। वर्तमान समय में शिक्षा पे 18% की जीएसटी लगा कॉरिडोर बना, उन्होंने जैसे कहा कॉरिडोर सिर्फ और सिर्फ पर्यटन के दृष्टि से बना है। कई सारे मंदिरों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। पत्रकार है वो समाज के लिए काम कर रहा है, तो बिल्कुल सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो पत्रकारों के लिए कुछ बदलाव करे। जो युवाओं में दिखा है, चाहे वो धर्म के प्रति हो, चाहे वो राष्ट्र के प्रति हो, चाहे वो सोच के प्रति हो, चाहे वो नमस्कार, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय हम हैं काशी वाराणसी में, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में। और ये युवा जो हैं जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं। और ये चुनाव का मौसम है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से पर्चा दाखिला किया था, तो इनसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के युवा भविष्य हैं और इन्होंने एक ऐसा पथ चुना है जो कांटों का है। यानी पत्रकारों की जिंदगी जो होती है फूलों की तरह से नहीं होती है, कांटों की तरह से होती है। और क्या होना चाहिए पत्रकार, कैसे ईमानदारी के साथ, जिस प्रकार से पत्रकारों की एक क्राइटेरिया उनके सवालों के घेरे में होती है। हमेशा लोग कहते हैं गोदी मीडिया तमाम तरह से, तो ये आज इन युवाओं से भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं। तो पहले क्या आपका नाम पड़ेगा? जी सर, मेरा नाम अनिमेष है। बनारस के ही रहने वाले हैं? जी सर, मैं बनारसी से। मास कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं? जी सर। क्या कहना चाहेंगे, बनारस में जब रह रहे हैं आप, पहले से अब में बनारस में क्या परिवर्तन है? बनारस में अगर मैं बात करूंगा तो ये एक तरीके से सांस्कृतिक राजधानी पहले कही जाती रही, अब दिखाई भी देती है। अगर आप जब से कॉरिडोर बना है, आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन ये जितने भी बाहरी लोगों का आना जाना बढ़ चुका है। दर्शनार्थी बढ़ने के कारण यहाँ लोगों के लिए रोजगार और जितनी भी संसाधन है कमाई के वो बढ़ते जा रहे हैं। और बनारस की सड़कें, रिंग रोड, तमाम चीज़ों से बनारसी बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है और वाराणसी की विचारधारा भी बहुत तेज़ी से बदल रही है। युवा अब सही और गलत में फ़र्क समझ रहा। पहले युवा में कुछ कमियां दिखती रही, लेकिन अब युवा बहुत तेज़ी से समझ रहे हैं। और बनारस में सबसे बड़ी अगर आप देखेंगे चीज़ है तो वो पहले लोग कहने को हिंदू हुआ करते थे, लेकिन 2014 के बाद हिंदू जाग गए हैं। अच्छा, और ये हिंदू दिखाई जाग देते गए हैं। हैं? जी सर। आप तो ये जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ये हिंदू और मुसलमान वाली भाषा कहाँ से आ गई? सर ये भाषा नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये हिंदुत्व से पहले होता था, लोग टीका उका लगाना, पहले लोग इसको शर्म की बात समझते थे और लोग इससे पीछे हटते, जो हमारी संस्कृति का एक पार्ट है। अच्छा। लेकिन अब लोग इसे बहुत आसानी से सिरोधार कर रहे हैं और लोग इसको मान रहे हैं। और लोग जो मंदिरों में नहीं जाते, अब उनका भी मंदिरों में रुझान बढ़ा है। और ये कह सकते हैं कि कुछ बदलाव जो है युवाओं में दिखा है, चाहे वो धर्म के प्रति हो, चाहे वो राष्ट्र के प्रति हो, चाहे वो सोच के प्रति हो, चाहे वो शिक्षा के प्रति हो। ये जो परिवर्तन आया, ये जो मौजूदा सरकार के आने के बाद ही दिख रही है। हो सकता है पहले रही होगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे परिवर्तित हो रही थी। अब ये जो क्रांति आई वो आसानी से आपको देखने को मिल सकती है। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जिस प्रकार से विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि बनारस में कुछ हुआ ही नहीं, देश में पूरा बेरोजगारी का मुद्दा है। आप एक जैसे किसी पार्टी का पार्टिकुलर प्रवक्ता होता है, उस तरह से आप बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो यहाँ देख रहा हूँ, आपने पूछा ना कि वाराणसी में आपने क्या देखा है, तो वाराणसी में जो मुझे दिख रहा है, जो परिवर्तन दिख रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, क्या नाम आपका पड़ेगा? विदुषी। ये बताइए, आप भी पत्रकारिता कर रही हैं, पत्रकारों के सामने सबसे पहले कौन सी समस्या खड़ी होती है? सबसे पहली समस्या तो ये होती है ना कि उनको निष्पक्ष रहने की सजा दी जाती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर वो किसी भी सत्ता का कोई पक्ष नहीं लेते हैं तो उन्हें बोल दिया जाता है कि आपने पैसे खाए हैं। अगर वो उनके अपने स्वतंत्र विचार होते हैं कि मेरा सोचना ये है या मेरा सोचना ये है, उनके ऊपर चारों तरफ से दबाव बनाया जाता है। लेकिन फिर भी अगर वैसी स्थिति में आप खड़े होकर निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं ना, तो फिर उससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। चलिए, पहले से अब में बनारस में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देता है? परिवर्तन अगर बोला जाए तो जैसा इन्होंने कहा था कि बनारस हमारी सांस्कृतिक राजधानी है। संस्कृति का महत्व तब रहता है जब हम उसको इतिहास से जोड़ते हैं, हमारी जो पुरानी चीज़ें, सभ्यता, संस्कृति है, उससे जोड़ते हैं। अब इन्होंने की विश्वनाथ कॉरिडोर की बात। अब आप ये बताइए, इन्होंने कहा यूथ जो है वो धर्म की तरफ बढ़ रहा है, धर्म की तरफ बढ़ रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जो बिना फ़ोन के मंदिर जाते होंगे, ये बताइए आप। पहले मंदिर जाते हैं लोग, रील्स बनाने जाते हैं, स्नैप बनाने जाते हैं, वीडियो बनाने जाते हैं। उनकी जो भक्ति है, मैक्सिमम लोगों की, सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो दिखावा है कि हम भक्ति कर रहे हैं। आप अंदर से क्या कर रहे हैं आपको नहीं मालूम। आप कहीं भी, आप किसी भी मंदिर के पास चले जाइए, विश्वनाथ कॉरिडोर चले जाइए,
कितने लोग आपको ऐसे दिखेंगे जिनके हाथ में फ़ोन नहीं होगा? चलिए, आप जैसे पत्रकारिता कर रही हैं और पत्रकारों का एक उम्मीद होता है सरकार से, क्या उम्मीद होना चाहिए, आप लोग क्या कहेंगे सरकार से अगर पत्रकारों के बारे में? क्योंकि देखिए, पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है कि निःशुल्क, आपको महीने का सैलरी नहीं है कि सरकारी जॉब हो और महीने का फिक्स हो जाता है कि 40,000 50,000 रुपये आएगा, जितना आपको मेहनत करना है उस तरह से। क्या कहेंगे इसके बारे में? पत्रकार जो है वो, पत्रकारिता जो है वो एक सामाजिक कार्य है किसी जॉब से ज़्यादा। तो जैसे समाज में कार्य करने वाले लोगों को कुछ ना कुछ मिलता है। अब नॉर्मल सी बात है, कोई भी इंसान है तो उसकी जो 3 आवश्यकताएं होती है, घर, मकान और कपड़ा, वो पूरी होनी चाहिए। वो चाहे पत्रकार हो चाहे कोई भी हो, सबसे पहले तो वो एक इंसान है ना, तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको कहीं ना कहीं से तो पैसे चाहिए। तो अगर जैसे पत्रकार है वो समाज के लिए काम कर रहा है, तो बिल्कुल सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो पत्रकारों के लिए कुछ करे, क्योंकि समाज के आप डिफरेंट जो लोग हैं, डिफरेंट जगह है, उनकी चीज़ें बाहर आ सके। इतनी रीच सिर्फ पत्रकारों की ही है। देखिए, इन्होंने बोला सत्य है, कटु सत्य। जिस प्रकार से पत्रकारों की ज़िंदगी होती है, इनको कहीं महीने का कुछ सैलरी भी नहीं होता, उस प्रकार से सरकार, और ख़ास तौर से एक विश्वास जब से सोशल मीडिया आया है, उस तरह से निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए, और जो कॉरपोरेट हाउस, जो बिजनेस घराने के चैनल हैं, उनके बारे में भैया मैं नाम तो नहीं ले सकता हूं, तो इस तरह से युवा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम आशुतोष त्रिपाठी। कितना उम्र है? 23 साल। 23 साल। वोट करेंगे? हाँ। किसको? अब ये तो जब करेंगे तब पता चलेगा ना। नहीं, माहौल क्या है बनारस का, फिर भी बताइए। माहौल बनारस का देखिए, मतलब विपक्ष को 29 की तैयारी करनी चाहिए अगर माहौल की बात। अच्छा, विपक्ष को 2029 की तैयारी करनी चाहिए। चलिए ठीक है, पत्रकारिता भी आप कर रहे हैं। पत्रकारिता की दृष्टि से और निष्पक्ष, पहले से अब में बनारस में क्या अंतर है, क्या आप सुधार, अगर आपको पत्रकारिता करनी रहेगी तो आप क्या कहेंगे? देखिए, बनारस में मैं लगभग, मेरा घर चंदौली में, मैं 8-9 साल से बनारस में रह रहा। अच्छा। तो मैंने 80 घाट को तब देखा है जब वहाँ एक खंभे पे लाइट हुआ करती थी, और आज मैं देखता हूँ जब 80 घाट पे भीड़ होती है, पैर रखने का जगह नहीं होता है। तो मूलभूत जो बनारस का कैरेक्टर होता था वो पूरा बदल गया है। अब इसको आप प्रगति माने या न माने, दोनों दृष्टिकोण है। दूसरा जो कॉरिडोर बना, उन्होंने जैसे कहा, कॉरिडोर सिर्फ और सिर्फ पर्यटन के दृष्टि से बना है। कई सारे मंदिरों का अस्तित्व समाप्त हो गया। एक अनाथालय, वृद्धाश्रम, कई ऐसे हैं जो तोड़ दिए गए, उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। आए दिन चंदन टीका लगाने को, अभी कुछ दिन पहले वहाँ मार झगड़े हो गए। ये धर्म एक अलग चीज़ है और व्यापार एक अलग चीज़ है। उसको दोनों को आपस में जोड़ देना और शहर को इस तरीके से दिखाना कि बहुत धार्मिक जगह हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले जो बनारस था, लोग जाके जो बाबा विश्वेश्वर हैं उनको लोग छूते थे। अब आप 2 फीट की दूरी से जल चढ़ाइए और चले जाइए। तो कहीं ना कहीं वो आस्था में जो एक दृढ़ता होती है, उसमें भी लोगों के बदलाव आया है। और वो बदलाव यही है, लाइटों की, चकाचौंध की, सड़कों की, भीड़ सब की। जो आप कह रहे हैं, मान लीजिए ये तो बदलाव हुआ है। जिस प्रकार से पहले लोग जो पास से जाकर के दर्शन कर लेते थे, अब दूरी से दर्शन कर रहे हैं, और उसको जिस प्रकार से मॉडिफाई कर दिया गया है, तो क्या अच्छा है? व्यापार के दृष्टिकोण से अच्छा है। अगर हम पैसे के दृष्टिकोण से कहें तो अच्छा है, क्योंकि इसी बनारस में रिक्शे चलते थे, आज टोटो चल रहे हैं, वो भी मैंने देखा दोनों। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा है। लेकिन एक्चुअल जो इसका कैरेक्टर सांस्कृतिक राजधानी की, उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने उस चीज़ को समाप्त कर दिया। लोगों की आस्था ही जब दृढ़ नहीं रह पाएगी, तो फिर हम इतने महल खड़ा करके, भवन खड़ा करके, सड़कें बना के, लाइट लगा के, खूब रील्स बना के और दुनिया में दिखा के कि बनारस है, क्या कर लेंगे? क्योंकि जानकारी लोग लेना ही नहीं चाहेंगे ना। आज मैं, मतलब जो विश्वनाथ मंदिर के आसपास बहुत ऐसे विनायक और ऐसे लोगों की मंदिर थी, मूर्तियाँ थी, जिसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व था। अब जो पीढ़ी आएगी, जो 10 साल बाद, 15 साल बाद लड़के बच्चे बड़े होंगे, आप उनको दिखाई नहीं पाएंगे कि कोई मंदिर था, किसने स्थापित किया था, क्या हुआ था, तो कुछ नहीं बता पाएंगे आप। तो आपको तो सिर्फ एक कॉरिडोर दिख रहा है, रेड कारपेट दिख रहा है, जाइए जल चढ़ाइए, चले आइए। जब आप इस तरह से कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं विपक्ष को 2029 की तैयारी करनी चाहिए? आपने माहौल की बात की ना। देखिए, उन्होंने एक विपक्ष को टारगेट दिया है अब की बार 400 पार, और मैं ये देख रहा कि विपक्ष में कोई ये नहीं बता पा रहा कि 400 पार को वो नहीं उनका आए। ऐसा इनकी स्ट्रेटेजी क्या है कि उसके जीत पाएंगे। उनके पास क्या 400 पार आएगा?
ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, 4 जून को। अच्छा, उनके पास देखिए, मैंने कल सिर्फ ममता बनर्जी को छोड़ के किसी एक ऐसे नेता के मुंह से मैंने ये बयान नहीं सुना कि उनके पार्टी की सीट कितनी आएगी। सारे विपक्ष इसमें लगे हुए हैं कि उनका 400 न आए, मतलब ये ऑलरेडी उनको एक टारगेट दे चुके हैं कि हम जीत रहे हैं, हमारा 400 आएगा। अब सारा विपक्ष इसके पीछे लगा कि 400 कैसे न आए। उनके पास ये स्ट्रेटेजी नहीं है कि उनको हराना कैसे है, क्या करना है। तो विपक्ष पास मुद्दा है पर लक्ष्य विहीन है वो। तो इसलिए मैं कह रहा था कि वो जो माहौल बना हुआ है ना, वो इसके आधार पे उनको 29 की तैयारी करनी चाहिए। चलिए ठीक है, 2029 की तैयारी करना चाहिए। देखिए एक और है, क्या नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम सतीश अग्रवाल। आप भी मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मान लीजिए अभी तक तो बहुत सारे लोग जैसे मुद्दा तो मतलब आपसे बाद में हम बताएंगे, पर हम अपने मित्र जी जो उसमें एक बात बोले हैं हाँ। कि कॉरिडोर खुलने से रोजगार मिला है युवा को। हाँ। तो जरा हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब वो कॉरिडोर बना है तो उसमें युवा को क्या रोजगार मिला है? तो अब राम मंदिर का भी उद्घाटन हो गया तो उसमें भी युवा को रोजगार मिलेगा। अभी आपसे डिबेट में क्या सब लोग जा करके वो शंख बजाएंगे, घंटी नहीं, तो अभी हमारे मित्र जी बोले हैं ना आपसे कि कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है कि युवा को रोजगार मिला है। जी सर, मैं युवा वर्ग शब्द का प्रयोग नहीं किया, हम लोग क्षेत्रीय लोगों को रोजगार, क्षेत्रीय लोग और युवा में अंतर है। जो क्षेत्रीय लोग वहाँ के उनको तो रोजगार मिला है, मैं बातों से नहीं कर रहा हूँ, मैं क्षेत्रीय लोगों की बात किया हूँ। चलिए ठीक है, वो कह रहे हैं, लेकिन आपका बताइए। वो कह दिए कि मान लीजिए मैं युवाओं के लिए नहीं कहा हूँ, हाँ। क्षेत्रीय लोगों के लिए कहा हूँ। तो मान लीजिए हो सकता है मानवीय भूल भी हो सकती है, लेकिन समस्या, मूलभूत समस्या क्या है लोगों की? सर देखिए, मूलभूत समस्या है क्या कहते हैं कि जो वर्तमान समय की पीढ़ी युवा है आने वाली है, उसको क्या कहते हैं, उस पे उसके काम के प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेन मतलब जिसे होता है ना कि अब जैसे हम लोग थर्ड पर्सन है, आप डायरेक्ट सरकार से बात कर रहे हैं, सरकार की बातों को हम हमारे तक रख रहे हैं, हमारी बातों को सरकार तक रख रहे हैं। आप लोग मतलब सब चीज़ देख रहे हैं, कर रहे हैं, फिर भी आप युवा के प्रति एकदम ध्यान नहीं दे रहे हैं। वर्तमान समय में देखिए सर, वैकेंसी है जो कि निरस्त हो गई है, वैकेंसियां बहुत निरस्त हो गई हैं, जिससे लोगों का क्या कहते हैं आश्वासन पुलिस भर्ती अभी वो भी निरस्त हो चुकी है। लेखपालों की जो ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी अभी तक उनको जॉब नहीं दिया। अभी पोस्ट ऑफिस का एक बीच में वैकेंसी निकला तो वो भी निरस्त हो गया है। हम सर ये वर्तमान समय की जो सरकार है, ये मतलब एक होता है ना कि जैसे लोग कहते हैं लॉलीपॉप दिखा रहा है कि हाँ ये है, पर मिल नहीं पा रहा है। काम कर रहा है, मतलब काम युवा के प्रति नहीं कर रहा है। अच्छा, जो मतलब विकास हुआ है, लेकिन युवाओं को सबसे बड़ी चीज रोजगार की जरूरत है, और वो रोजगार नहीं आप एक मिला। पत्रकार के हैसियत से आपका भी ये मतलब सवाल होता होगा मन में कि आप इतने दिन से पढ़ के आगे बढ़े, कभी शिक्षा पे जीएसटी नहीं लगा है। वर्तमान समय में शिक्षा पे 18% की जीएसटी लग रहा है, और लोग कह रहे हैं क्या कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है, ये है वो है। बताइए सर, और शिक्षा पे सर 18% की जीएसटी लगाने का क्या मुद्दा है? सोचिए, देखिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, ये हमारे बच्चे जो हैं देश के भविष्य हैं, और युवा इन्हीं के हाथों में, यानी पत्रकारों को कलम का सिपाही कहा जाता है और निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। तो सोचिए इनके भी बारे में। बनारस में बहुत कुछ हुआ है, विकास कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन विकास के साथ साथ इन बच्चों के पेट पर न कोई लात मार पाए। रोजगार की जरूरत है, और आपको रोजगार मुहैया कराना चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी, मैं इनकी बातों से एकदम सहमत हूँ। मैं पंकज कुमार, हाँ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का छात्र हूँ, मास कम्युनिकेशन, और इनके मैं बातों को पूरा का पूरा समर्थन दे रहा हूँ। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। अगर सरकार अपने हित में कार्य कर रही है तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी सरकार बने, बस कार्य अच्छा करे। जैसे एक पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, ठीक उसी तरीके से सरकार को भी चाहिए कि निष्पक्ष तरीके से, न किसी को भेदभाव किए बगैर, सबको एक समान अपनी दृष्टि से देखे, और जो भी कार्य हैं उस चीज़ को पूर्ण करें। चलिए आ जाइए, आप भी आ जाइए। पत्रकारिता आप भी कर रहे हैं? हाँ जी। क्यों पत्रकारिता कर रहे हैं आप? क्यों पत्रकारिता क्यों चुना आपने? पत्रकारिता के पत्रकारिता हम टीचर के लिए चुने हैं, प्रोफेसर के लिए। इसके बाद में हमारा नेट क्वालिफाई करके हमें आगे पीएचडी करना है, इसके लिए हमने चुना है। अच्छा, इसके लिए पत्रकारिता आपने चुना है? ये मेरा ग्रेजुएशन से यही सब्जेक्ट मास कम्युनिकेशन था, तो इसके लिए हमें आ गया। चलिए दोस्तों, आज हमारी इतनी ही। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ वाराणसी से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।